Hi, students. Good morning, good afternoon, and good evening. Hope you all are doing well. So, I'm CA Pramod Patipati, and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हमने स्टार्ट क्या किया था? इंड एस 36. इंड एस 36, दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ असेट. इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो असेट है वो खत्म किया हमने. उसके बाद हम स्टार्ट किए थे कैश जनरेटिंग यूनिट से. कैश जनरेटिंग यूनिट भी ऑलमोस्ट हुआ है, जिसमें हम क्या क्या हाउ टू आइडेंटिफाई कैश जनरेटिंग यूनिट, देन उसके बाद कैसा उसका इम्पेयरमेंट होता है, एंड उसके बाद उसका रिवर्सल कैसा होता है. ये तीनों चीजें लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली एक लेक्चर उसमें ही किया था कि कैश जनरेटिंग यूनिट को कैसा आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद उसका इम्पेयरमेंट कैसा करें, और उसके बाद उसका रिवर्सल जो है वो कैसा करें. वो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, राइट. एक बार रिकैप ले लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कैश जनरेटिंग यूनिट? सर समझो, इन केस फॉर एग्जांपल ये हमारा माइनिंग साइट है. ये हमारा माइनिंग साइट है, और माइनिंग साइट के लिए कोई एक प्राइवेट रेलवे ट्रैक है या प्राइवेट रोड है. ये रोड है समझ लो, और ये है रेलवे ट्रैक. ये है रेलवे ट्रैक. ठीक है, रेलवे ट्रैक. अब यहाँ पे ये जो रेलवे ट्रैक है और रोड है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन यूज करके लिए यूज करते हैं फॉर माइनिंग पर्पस. ठीक है, माइनिंग के लिए. अब ये कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है इंडिविजुअली. ठीक है, ये कैश फ्लो इंडिविजुअली जनरेट नहीं करता. दिस इज डिपेंडेंट ऑन माइनिंग. माइनिंग होगा तो वो प्राइवेट रेलवे और प्राइवेट रोडवेज यूज होगा. तो दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज कैश जनरेटिंग यूनिट. क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कैश जनरेटिंग यूनिट जो यहाँ पे कैश फ्लो एज अ होल जनरेट करेगा. कैश फ्लो एज अ होल जनरेट करेगा यहाँ पे. ओके. देन कम्स ए क्वेश्चन, सर इसका इम्पेयरमेंट कैसा होगा? राइट, जैसा हम इंडिविजुअल असेट में करते थे, सिर्फ एक इंडिविजुअल असेट है और उसी को हम क्या करते थे, इम्पेयर करते थे. यहाँ पे एज अ होल हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा. इम्पेयरमेंट यानी क्या? इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा एज अ होल कैश जनरेटिंग यूनिट का. यानी क्या? यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट होगा. रिकवरेबल अमाउंट होगा ऑफ सीजीयू. ऑफ सीजीयू रिकवरेबल अमाउंट होगा मेरे पास. और मेरा कैरिंग अमाउंट तो मेरे पास होगा ही, क्योंकि बुक्स में तो दिखाते रहूंगा. बट मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एज अ होल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, एज अ होल रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू. ठीक है, और इन दोनों को चेक करना पड़ेगा कि वेदर कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट. इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, उस केस में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इम्पेयरमेंट कर दूंगा और लॉस रिकग्नाइज करूंगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर जो इम्पेयरमेंट लॉस है, दिस इम्पेयरमेंट लॉस हम वो जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स में जो असेट्स है उसको कैसे हम अलोकेट करें? तो फिर अलोकेट करेंगे इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट. ठीक है, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हम क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे. ठीक है, दिस वाज द इम्पेयरमेंट ऑफ सीजीयू. देन कम्स रिवर्सल. रिवर्सल क्या है सर? इन केस इन फ्यूचर सब्सिक्वेंटली, अगर मेरा कैश जनरेटिंग यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो रहा है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम जो भी लॉस रिकग्नाइज किया था, जो भी लॉस रिकग्नाइज किया था उसको क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे. रिवर्स कैसे करेंगे सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू. राइट, कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू कंप्यूट करूंगा. और कंप्यूट करने के बाद सेकेंड मैं कंप्यूट करूंगा कैरिंग अमाउंट इफ देर हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस. अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता, मेरा सीजीयू का वैल्यू क्या होता, वो कंप्यूट करूंगा कैरिंग अमाउंट. और इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ दिस टू will be my maximum reversal of impairment loss. राइट, मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. इसका हमने एग्जाम्पल डिटेल में देखा था लास्ट लेक्चर में. अगर इसी में कोई डाउट है तो फिर लास्ट लेक्चर देखना, उसके बाद यहाँ पे आना. सिंपल, यही देखा था ना लास्ट लेक्चर में. रिवीजन हो गया अच्छा खासा. यस सर। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीजीयू. ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है सारा. क्वेश्चन नंबर, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 14 रीड करना. ओके। रीड दिस क्वेश्चन.
डन सर। डन। चलो हम रीड करते हैं साथ में। अ पब्लिशर owns 150 magazines titles of which 70 were purchased and 80 were self created। यानी यहाँ पे मेरे पास दो है, 150 मैगजीन टाइटल्स है, उसमें से 70 जो है ना मैं बाहर से परचेज किया और 80 जो है ना सेल्फ क्रिएटेड है। द प्राइस पेड, प्राइस जो भी पे किया है फॉर द परचेज्ड मैगजीन टाइटल इज recognized एज एन इंटेंजिबल। ओके, the cost of creating the magazine titles and maintaining the existing titles are recognized as an expense when incurred। यानी यहाँ पे क्या, हम इंडियस 38 में इंटेंजिबल असेट्स में हमने देखा था सेल्फ क्रिएटेड असेट और एक देखा था परचेज्ड असेट। अगर परचेज्ड है तो फिर उसका रिलायबल कॉस्ट मुझे पता होगा, तो उसको हमें एज एन इंटेंजिबल असेट मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज, इन केस मेरा सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है सर, तो फिर उस केस में क्या है यहाँ पे, जो कॉस्ट इनकर्ड है, यहाँ पे कॉस्ट जो इनकर्ड है वो रिलायबली मेजर नहीं होता, राइट। कॉस्ट जो सेल्फ क्रिएटेड में रिलायबली मेजर नहीं होता है, तो उस केस में जब भी एक्सपेंस इनकर होगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर करूंगा पीएनएल में, ठीक है। कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच टाइटल। यानी यहाँ पे कैश फ्लोज जो हर एक मैगजीन टाइटल का आइडेंटिफाइबल है, राइट। जो ना कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। हर एक मैगजीन टाइटल का कैश फ्लो वो आइडेंटिफाइबल है, यानी क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैश फ्लो बोल रहा है। The titles are managed by customer segments. Okay. The level of advertisement income for the magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which the magazine title relates. Okay. Management क्या policy है to abandon old titles before the end of their economic value। मैनेजमेंट के पास क्या पॉलिसी है कि वो जो है ना इकोनॉमिक लाइफ के पहले ही वो क्या कर सकता है, अबेंडन कर सकता है टाइटल्स को एंड रिप्लेस देम इमीडिएटली विद न्यू टाइटल्स फॉर द सेम कस्टमर सेगमेंट। सेम कस्टमर सेगमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का पॉलिसी है कि कोई भी एक इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल है उसको क्या कर सकता है, अबेंडन कर सकता है और उसके जगह में न्यू टाइटल को लेके आ सकता है सर। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, क्या दिमाग में आ रहा है कि क्या ये इंडिविजुअल असेट है, मतलब इंडिविजुअली इसका कैश फ्लो जनरेट हो रहा, पहली बात, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैनेजमेंट के पास एक राइट है कि वो जो इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल को अबेंडन कर सकता है, उसकी जगह में दूसरा लेके आ सकता है। एज अ होल अबेंडन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल को क्या कर रहा है, अबेंडन कर रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर ईच इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल। तो अभी बताओ, जो 150 है, 150 जो मैगजीन टाइटल्स है उसमें से 70 जो परचेज्ड है और 80 जो सेल्फ क्रिएटेड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज अ होल सीजीयू अकाउंट कर सकते हैं क्या। तो अगर एज अ सीजीयू मुझे अकाउंट करने का है, एज अ सीजीयू करना है, तो मुझे फर्स्ट सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये डिपेंडेंट है क्या, ये डिपेंडेंट है क्या। इन केस अगर डिपेंडेंट है तो फिर उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कैश फ्लोज एज अ होल जनरेट हो रहे हैं क्या, कॉस्ट एज अ होल जनरेट हो रहा है क्या। तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, सारा जो कैश फ्लोस है, कैश फ्लोस फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टीजमेंट्स आर आइडेंटिफाइड फॉर ईच मैगजीन टाइटल। अलग अलग इंडिविजुअल असेट का कैश फ्लोस जनरेट हो रहा है और उसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है ना वो इनकर हो रहा है, बराबर। तो फिर इस केस में यहाँ पे मैं एज अ होल सीजीओ नहीं करूंगा, इसका सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग कर सकता हूँ। ईच मैगजीन इज अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है। देखो आंसर देखो, इट इज लाइकली दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल कैन बी असेस्ड। इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल जो है ना मैगजीन टाइटल का मैं रिकवरेबल अमाउंट असेस कर सकता हूँ, इवन दो द लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट इनकम फॉर टाइटल इज इन्फ्लुएंस्ड टू सर्टेन एक्सटेंट बाय अदर टाइटल्स इन द कस्टमर सेगमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच टाइटल। ये इंपॉर्टेंट है ना, कैश फ्लो जो है ना, कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल और एडवर्टीजमेंट जो है, हम हर एक टाइटल का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन केस इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल तो फिर हम एज अ होल सीजीयू कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस में करने वाला है, यानी आइडेंटिफाइबल है तो फिर उसके लिए इंडिविजुअल बेसिस में करेंगे। आगे क्या बोल रहा, इन एडिशन ऑल्दो टाइटल्स आर मैनेज्ड बाय द कस्टमर सेगमेंट, डिसीजंस टू अबंडन द टाइटल्स आर मेड ऑन द इंडिविजुअल टाइटल बेसिस। कहा कैसे कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डिसीजन टू अबंडन, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मेड ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, देयरफॉर it is likely that individual magazine title generate cash flows that are largely independent of each other. Independent of each other है, and that the each magazine title is a separate cash generating unit.
एक बार चाहे तो आंसर रीड कर लो। समझा क्या बोला? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। सिर्फ यहाँ पे मुझे चेक करना है, यहाँ पे जो मेरा असेट है वो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेटिंग यूनिट है क्या नहीं। इंडिपेंडेंटली है तो फिर उसको सीजीयू एज अ होल सीजीयू नहीं मानूंगा, राइट? जैसा वो हो जाता है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर लेना। डन सर। डन, 15 वाला क्वेश्चन रीड हो गया। चलो। अ माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे। प्राइवेट रेलवे ओन करता है कौन? माइनिंग एंटिटी। टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटीज, ओके, द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर द स्क्रैप वैल्यू एंड इट डज नॉट generate cash inflows that are largely independent of cash inflows from the other set of the mine. Important यहाँ पे क्या है? Does not generate cash inflows that are largely independent। क्या है independent? Cash flows inflows from the other asset। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइनिंग एक्टिविटीज है मेरा, और मेरा एक प्राइवेट रेलवे ओन करता हूँ। ये प्राइवेट रेलवे जो है ना, इसको एज अ स्क्रैप बेच सकता हूँ, बट इसका कोई इंडिविजुअल कैश इनफ्लो नहीं है अदर देन अदर एसेट ऑफ द माइनिंग। अब रेकमेंड करने बोल रहा है वेदर द एंटिटी शुड डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्राइवेट रेलवे और फॉर द माइनिंग बिजनेस एज अ होल। बताओ, बोल सकते हो क्या? इंडिविजुअल प्राइवेट रेलवे के लिए डिटरमाइन करेंगे या फिर एज अ होल डिटरमाइन करेंगे हम? हम्म, बोलो। सिंपल है एज ना अ यहाँ होल। पे? क्या बोले? यस, गो हेड। इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करेंगे। कैसा? बताओ। प्राइवेट रेलवे है, फर्स्ट थिंग। हम्म। मेरा ये प्राइवेट रेलवे है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअली इसका कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? माइनिंग बिजनेस के लिए ही यूज करते हैं इसका। ये जो रेलवे है सिर्फ माइनिंग बिजनेस के लिए यूज करते हैं हम। अगर माइनिंग बिजनेस के लिए यूज नहीं किया तो ये स्क्रैप वैल्यू में बेचना पड़ेगा, स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंडिविजुअल कैश फ्लो है नहीं, ठीक है। जब इंडिविजुअल कैश फ्लो नहीं होगा, इसका तो रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं होगा, इसका जो है रिकवरेबल अमाउंट भी नहीं होगा, राइट। तो अब बताओ, इसका रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, इंडिविजुअल कैश फ्लो नहीं है, और ये जो इसका वर्किंग है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? माइनिंग बिजनेस के ऊपर। तो बताओ, ये जो है इंडिविजुअल बेसिस में करेंगे या एज अ होल माइनिंग बिजनेस करेंगे? एज अ होल माइनिंग बिजनेस करेंगे ना। जब माइनिंग बिजनेस चलेगा तो फिर मेरा प्राइवेट रेलवे का वैल्यू है, अगर नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसमें स्क्रैप वैल्यू में बेचना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनिंग एज अ होल का सीजीयू मान के उसका हम क्या करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करेंगे। अच्छा, नीचे यहाँ पे दिया आंसर, देख लो। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्राइवेट रेलवे। क्यों? बिकॉज इट्स वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इज प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रैप वैल्यू। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। Therefore, the entity estimates the recoverable amount of cash generating unit to which the private railway belongs. The mine as a whole। देखो, एग्जाम्पल पे भी बताया था मैंने कि अगर माइनिंग बिजनेस है और प्राइवेट रेलवे यूज कर रहे हैं हम, तो फिर इस केस में जो प्राइवेट रेलवे कब यूज करूंगा? मैं प्राइवेट रेलवे और रोड जो है कब यूज करूंगा? जब मेरा बिजनेस एक्टिविटी, माइनिंग बिजनेस एक्टिविटी चलेगा तभी यूज करूंगा ना। अदरवाइज वो रोड तो रिस्ट्रिक्टेड रोड रहेगा, अदरवाइज वो रोड रिस्ट्रिक्टेड रोड रहेगा, या रेलवे जो है ना रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, राइट। और उसको यूज ही नहीं करेंगे हम जब माइनिंग एक्टिविटीज नहीं है, या माइनिंग एक्टिविटीज बंद हो गया, तो फिर वो रोड यूज ही नहीं करूंगा। तो उसका यूसेज किसके ऊपर डिपेंड है? माइनिंग के ऊपर,
ठीक है। और माइनिंग कब होगा? जब ये प्राइवेट रेलवे इसका जो है ना सहारा लेके, मतलब फॉर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, तो इसको एज अ होल सीजीयू मानूंगा। प्राइवेट रेलवे का मैं रिकवरेबल अमाउंट जनरे मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकता। कैसा एस्टिमेट करूंगा? उसका एक्टिव मार्केट है, माइनिंग का एक्टिव मार्केट रहेगा, लेकिन उसका एक्टिव मार्केट होगा, ये समझ लो फेयर वैल्यू जो है ना, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट किया था? तो एक्टिव मार्केट होगा, या उसको सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकते हैं क्या? नहीं। वैल्यू इन यूज डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? कैश फ्लोज जनरेट होगा क्या? वैल्यू और प्राइवेट रेलवे को यूज हो गया। माइनिंग एक्टिविटीज प्लस प्राइवेट रेलवे जो है ना, इन दोनों को क्लब करूंगा तो मुझे कैश फ्लो जनरेट होगा। यहाँ पे मेन बिजनेस क्या है? माइनिंग। सिर्फ प्राइवेट रेलवे यूज करके मैं कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ क्या, बताओ, विदाउट माइनिंग? नहीं ना। तो उसके लिए एज अ होल कैश जनरेटिंग यूनिट हम इसका रिकवरेबल अमाउंट हम ये करेंगे, क्या? एस्टिमेट करेंगे। समझा? डाउट है कोई? नो सर। 16 देख लो। ये सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंडिविजुअल बेसिस में उसको क्या करेंगे, हम इम्पेयर करेंगे या कैश फ्लो, मतलब या कैश जनरेटिंग यूनिट एज अ होल करेंगे, वो देखना है। डन। डन। चलो। क्या है? अब बस कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है म्युनिसिपैलिटी के साथ, दैट रिक्वायर्स, कौन रिक्वायर कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी। क्या रिक्वायर है? मिनिमम सर्विस ऑन ईच ऑफ द 7 सेपरेट रूट्स। यानी क्या? एक बस कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ? म्युनिसिपैलिटी के साथ। अब ये म्युनिसिपैलिटी क्या बोल रहा है कि इसका जो 7 रूट्स है, 7 रूट्स में मिनिमम सर्विस होना ही चाहिए। ठीक है, 7 रूट्स है, और वो 7 रूट्स में मिनिमम सर्विस होना चाहिए। असेट डिवोटेड टू ईच रूट एंड द कैश फ्लो फ्रॉम ईच रूट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। यस सर, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो भी असेट डिवोट किया, यानी जो बस है उसको डिवोट किया, वो पता कर सकता। वन ऑफ द रूट्स ऑपरेटिंग एट सिग्निफिकेंट लॉस, ठीक है। एग्जामिन वेदर द कंपनी शुड डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल असेट और फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट। यहाँ पे पक्का तुम्हें क्या लगेगा सर? यहाँ पे लगेगा कि ये तो इंडिविजुअल जनरेटिंग यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो मेरा इंडिपेंडेंटली जनरेट होता है, यानी आइडेंटिफाई हो सकता है। बट तुमने ऊपर देखा है क्या? क्या म्युनिसिपैलिटी जो है ना, ये रिक्वायर करता है कि मिनिमम सर्विस होना चाहिए हर एक रूट में। ये किसका बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि हमें जो 7 रोड है उसमें मिनिमम सर्विस देना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम सर्विस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, कोई भी रूट पे, कोई भी रूट का जो है ना सर्विस कर्टेल नहीं कर सकते। यानी क्या? बंद नहीं कर सकते, कोई भी सर्विस रूट का बंद नहीं कर सकते, उनको 7 रूट में जाना ही पड़ेगा। जब 7 रूट में जाएंगे, उनको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा और उनको पैसा मिलेगा। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज है, ऐसा समझ लो। समझ गया? तो अब बताओ, एज अ होल करेंगे या इंडिविजुअल बेसिस में करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज क्या है मेरा? 7 रूट में मिनिमम सर्विस होना ही चाहिए। मिनिमम, हाँ मिनिमम। मिनिमम यानी क्या? कि जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं जाऊंगा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो उसके लिए, बिकॉज ऑफ दिस, इवन दो दी कैश फ्लोज आर जनरेट, क्या कैश फ्लो जो है ना कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, हम एज अ होल सीजीयू इसको अकाउंट करेंगे। एज अ होल सीजीयू हम इसको अकाउंट करेंगे। देखो आंसर, because the entity does not have the option to curtail any one of the bus route, मतलब कोई भी बस रूट, at the lowest identifiable cash flow that are largely independent of the cash inflows from other assets or a group of assets is the cash flow generated by 7 routes together। सब बोल रहे हैं, सिर्फ इतना है उसका जो है ना, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिंपल, यू हैव टू सर्व मिनिमम सर्विसेज ऑन 7 रूट्स। किसमें? 7 रूट्स में। अगर एक भी रूट में हम सर्व नहीं करते तो फिर मेरा कैश फ्लो जनरेट नहीं होगा, यानी कैश फ्लो मुझे मिलेगा नहीं।
राइट। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट। अगर इनकेस अगर मैं एक भी रूट में सर्विस नहीं देता हूँ, मतलब बस को नहीं बेचता हूँ, तो फिर मुझे कैश फ्लो नहीं जनरेट होगा। तो फिर अगर मैं देखो यहाँ पे 7 रूट सर्व करूंगा तो ही मुझे कैश फ्लो आएगा। तो फिर ये टुगेदर हुआ ना, सातों रूट्स का मेरा एक साथ कैश फ्लो जनरेट हो रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, द कैश फ्लो यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर ईच रूट इज द बस कंपनी एज अ होल। सारा जो है ना, हम एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट हम अकाउंटिंग कर देंगे एज अ होल। समझा ये चीज? पक्का? समझा? यस सर। हम्म, ये भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17, आई मीन। ऐसे क्वेश्चंस अगर इनकेस आए तो एमसीक्यू में आ सकते हैं, कि पूछेंगे कि ये इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग, सॉरी, इंडिविजुअल असेट है या कैश जनरेटिंग यूनिट है, या कंबाइंड, एज अ कंबाइंड। हम एक केस स्टडी देंगे और उसमें उसके रिलेटेड ये पूछ सकते हैं ऐसा। तो कंसेप्ट होना वेरी इंपॉर्टेंट है। डन सर। डन। चलो। यस। A significant raw material used for plant-wise final product is an intermediate product brought from plant X of the same entity. अच्छा सर, यहाँ पे इसका समरी बताते चलेंगे। सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल ऑफ वाइस, वाई का जो है फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको बनाने मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसका है? प्लांट एक्स। ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है? एक्स प्रोडक्ट आर सोल्ड टू वाई at a transfer price that passes all the margin to x। ठीक है। यानी क्या, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, एक जो है ना, एंटिटी टू एंटिटी ट्रांसफर प्राइस में हो रहा है। और ट्रांसफर प्राइसिंग का एक एक फंडा ये ऐसा होता है कि एंटिटी टू एंटिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर उस केस में जो मार्जिन है, या तो कॉस्ट में होगा, या तो कॉस्ट में होगा, या तो फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में होगा। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में हो रहा है, क्योंकि जो भी मार्जिन है वो एक्स को ट्रांसफर हो रहा है, राइट। मतलब एक्स जो है ना प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहा है। 80% of the Y's final product, Y का फाइनल प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कस्टमर आउटसाइड द एंटिटी। 80% जो है ना वो बाहर के कस्टमर को बेच देते हैं हम। 80% सोल्ड टू आउटसाइड कस्टमर, ओके। आगे क्या है? 60% of X final product is sold to Y, and remaining 40% is sold to customer outside of the entity. Each of the following cases evaluate the cash generating units for X and Y। ठीक है, X and Y का मुझे कैश जनरेटिंग यूनिट मुझे बताना है। If X could sell the products it sells to Y in an active market, and internal transfer prices are higher than market prices, what are the cash generating for X and Y? बोलो। चलो इवेल्युएट करो। अगर X जो है ना वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है, किसको सेल कर सकता है सर? Y को। जैसा एक्टिव मार्केट में होता है, राइट। एक्टिव मार्केट उसका एग्जिस्ट कर रहा है किसका? X के प्रोडक्ट के लिए। X के प्रोडक्ट के लिए एक्टिव मार्केट भी है और Y को भी सेल कर रहा है, राइट। तो फिर इसका जो है ना, मैं एज अ होल सीजीओ यानी X प्लस वाई दोनों का मैं इंपेयरमेंट करूंगा एज अ सीजीओ, या फिर मैं इंडिविजुअली देखूंगा, पहले चीज। Second, if there is no active market for the product X, Y, what are the cash generating for X and Y? अगर एक्टिव मार्केट नहीं है, सिर्फ क्या है ना X के लिए, मैं क्या करता, X का प्रोडक्ट Y को बेचता हूँ, तो फिर एज अ होल करूंगा या फिर मुझे इंडिविजुअली करूंगा? तो बताओ, अभी तक जो पढ़े थे उसके बेसिस में बताओ। फर्स्ट केस में एक्टिव मार्केट भी है सर X के प्रोडक्ट के लिए, और Y को भी सेल कर सकता हूँ। एक्टिव मार्केट भी है और Y को भी सेल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एज अ होल करूंगा या फिर सिर्फ इंडिविजुअली बेसिस में इम्पेयरमेंट करूंगा? बताओ। What we will consider, individual asset या cash generating unit?
उसके क्या? पहले बता दूं, आइडेंटिफाई करने से पहले, अगर इन केस एक्टिव मार्केट अवेलेबल है एक्स के प्रोडक्ट के लिए, तो इसका कैश फ्लो मेरे पास होगा, दैट इज इंडिविजुअली जनरेटेड, राइट। फिर उसके बाद इसका कॉस्ट वुड बी रिलायबली मेजर्ड, एंड देर इज नो डिपेंडेंसी ऑन वाइस प्रोडक्ट, ठीक है, वाई के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। देन सेकंड चीज, अगर इंडिविजुअल होगा, मतलब यहाँ पे जो एक्टिव मार्केट अवेलेबल होगा, तो वाई का जो है ना, वाई को एक्टिव मार्केट में मिल जाएगा प्रोडक्ट, उसका जो इनपुट है, इनपुट जो है ना वो एक्टिव मार्केट में मिल जाएगा, राइट। और इसका कैश फ्लोज जो है ना वो इंडिपेंडेंटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन केस देर इज अ इन केस देर इज अ एक्टिव मार्केट। अभी बताओ, एज अ होल सीजीयू करेंगे या इंडिविजुअली करेंगे, बताओ, बोलो। 5 सेकंड का टाइम है, 7 करोड़ का क्वेश्चन है। हेलो। अलग अलग। अलग अलग क्यों सर, अलग अलग क्यों करेंगे? सिर्फ एक बार कंसेप्ट ये याद रख लो कि क्या है कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब क्या है कैश जनरेटिंग यूनिट, यानी एक असेट दूसरा असेट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। एक असेट दूसरा एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और इन दोनों का कैश फ्लोस, अगर एक असेट भी यूज नहीं करता तो कैश फ्लोस जनरेट नहीं होता, राइट। एक भी एसेट यूज नहीं करता तो कैश फ्लोस जनरेट नहीं होता है। तो फिर इस केस में ये समझ लो, यहाँ पे एक्स का प्रोडक्ट का एक्टिव मार्केट है, राइट, और वाई का प्रोडक्ट का एक्टिव मार्केट है। वाई के लिए जो इनपुट चाहिए वो एक्टिव मार्केट में अवेलेबल है, यानी क्या एक्स का मैं इंडिविजुअली कैश फ्लो मतलब जनरेट एस्टिमेट कर सकता हूँ, और वाई का इंडिविजुअली कैश फ्लोस मिलता है मुझे, राइट। तो फिर ये इंडिविजुअली इंडिविजुअली कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या है, डिपेंडेंसीज नहीं है, तो फिर उस केस में इसको अलग अलग करेंगे एज अ सेपरेट, ठीक है। देन आता है यहाँ पे नेक्स्ट चीज, नो एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट नहीं है प्रोडक्ट एक्स के लिए एंड वाई के लिए। तो पहले क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, वाई का फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, वाई का फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो पहले क्या पढ़ा था, वाई है, वाई का फाइनल प्रोडक्ट है, राइट, वाई का फाइनल प्रोडक्ट है। अब वाई का फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक्स का जो आउटपुट है, एक्स का आउटपुट है, ये आउटपुट वाई का फाइनल प्रोडक्ट में जाता है, राइट। एक्स का आउटपुट जो है ना वो वाई का फाइनल प्रोडक्ट में यूज होता, और ये आउटपुट, ये जो रॉ मटेरियल है ना वाई का, ये जो रॉ मटेरियल, ये इसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल है ही नहीं, एक्टिव मार्केट अवेलेबल है ही नहीं। जब इसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो फिर बोलो इनडायरेक्टली वाई जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है सर, राइट। और एक्स का आउटपुट का भी क्या है, एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है सर, एक्स का एक्टिव मार्केट जो आउटपुट के लिए एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है। तो फिर एक्स जो भी बेचेगा वो किसको बेचेगा, वाई के ऊपर बेचेगा, तो एक्स का जो कैश फ्लो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और ये जो है ना, दोनों एज अ होल कैश फ्लो जनरेट करेंगे। कैसे बोल रहे हो सर, एज अ होल कैश फ्लो जनरेट करेंगे, कैसे? कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स का आउटपुट किसको बेचना पड़ेगा, वाई को बेचना पड़ेगा। वाई को अगर इनपुट चाहिए, वाई को अगर इनपुट चाहिए तो फिर किसके पास से लेना पड़ेगा, एक्स के पास लेना पड़ेगा। अगर एक्स अगर उसका आउटपुट देता ही नहीं, एक्स जो है ना, ये जो है ना इसको ट्रांसफर करेगा ही नहीं, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा नहीं ना वीडियो, वाई का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं ना। तो फिर जब बनेगा नहीं, तो फिर ये जो प्रोसेस है टोटल, ये क्या है, दिस इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट, क्या है ये, सीजीयू, राइट, समझा? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन पढ़े, सॉरी आंसर रीड करे। यस। समझा है नहीं वो बताओ, फिर से समझाता हूँ नहीं तो। समझ गया। हम्म, अभी कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ एक्स, एक्स कुड सेल इट्स प्रोडक्ट इन द एक्टिव मार्केट, उसका खुद का जो प्रोडक्ट्स है वो एक्टिव मार्केट में बेच सकता है, एंड सो जनरेट कैश इनफ्लोस दैट वुड बी लार्जली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी वाई के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, उसका खुद का कैश फ्लोस वो खुद ही जनरेट कर रहा है, ऑफ द कैश फ्लोस फ्रॉम वाई। Therefore, it is likely that X is a separate cash generating unit, although part of production in the process of Y. Although part of production है, but ये separate cash generating unit है. Simple. Then second आता Y. It is likely that Y is also a separate cash generating unit. Y sells 80% of its product to customer outside the entity. Therefore, it is a cash inflows can be regarded as largely independent. ठीक है?
अगर और इफेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगा? ट्रांसफर प्राइसिंग डू नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट प्राइसेस फॉर एक्स आउटपुट, देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू इन बोथ एक्स एंड वाई द एंटिटी क्या करेगा? एडजस्ट करेगा फाइनेंशियल फोरकास्ट टू रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर प्राइसेस दैट कुड बी अचीव्ड इन द आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन फॉर दोस एक्स प्रोडक्ट्स यूज इंटरनेट। ये सिंपल क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या बोल रहा है? नॉर्मली हम देखेंगे कहाँ पे डीटी में भी ट्रांसफर प्राइसिंग है, और मेरा कॉस्टिंग जो स्पॉम देंगे तुम लोग, उसमें भी क्या है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग है। तो उसमें क्या है, क्या डिटरमाइन करते हैं? आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं सर? अगर इंटरनल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर है, एक एंटिटी दूसरा एंटिटी को ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर उस केस में हम आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ये आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है, जितना प्राइस में बेचा है और कितना मार्जिन है, उसको एडजस्ट करते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, एडजस्ट करना पड़ेगा एक्स को। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? अगर कैश जनरेटिंग, थर्ड वाला जो, अगर डिपेंड एक्टिव मार्केट अवेलेबल है ही नहीं, it is likely that recoverable amount of each plant cannot be assessed independently of the recoverable amount of other plant। क्यों? क्योंकि majority of X production is used internally and could not be sold in the active market। यानी क्या, X का आउटपुट would be used by Y as Y, और बाहर उसका एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है। So the cash inflows of X depend on demand of Y's product। Therefore, X cannot be considered as cash generating unit that is largely independent of those of Y। ठीक है। The two plants are managed together। साथ में करना पड़ेगा। क्यों सर? Y का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा जब एक्स का फाइनल, ये एक्स का आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वाई का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। जब एक्स का आउटपुट मिलेगा, यानी एक्स का जो आउटपुट है फाइनल प्रोडक्ट, वो वाई का इनपुट है, राइट? तो वाई का इनपुट बन जाएगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। As a consequence, it is likely that X and Y together are smallest group of assets that generate cash inflow that are largely independent। समझा? कोई भी डाउट? बोलो। No, sir. ओके। चलो 18 वाला भी रीड कर लो। ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो किया ना हमने, सब सब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें कैश फ्लो, कैश जनरेटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना है। या वो सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट है, या एज अ होल कैश जनरेटिंग यूनिट है करके। That's डन। चलो, ये जो है ना, इसके लिए मैंने क्या बोलते, होमवर्क नहीं, सॉरी, अभी 5 मिनट का, क्योंकि 2 मिनट का मेरे पास क्लास लेक्चर पेंडिंग है। बस सोच के रख लो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। चाहिए तो स्क्रीन ऐसा ही छोड़ देता हूँ मैं, कि इसका क्या होना चाहिए। या इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल यानी सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, या फिर, या फिर सीजीयू एज अ होल होना चाहिए। वो मुझे बताओ आफ्टर ब्रेक, ठीक है? आफ्टर ब्रेक ये बताओ, चाहे तो स्क्रीन देख लो अच्छे से, क्योंकि 1 मिनट का और भी क्लास पेंडिंग है। यस, ये क्या होगा? कैश जनरेटिंग यूनिट होगा। इसको रीड कर लो, ठीक है? होमवर्क में रीड कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 18। और देखते और कोई क्वेश्चन है क्या? हम्म, 6 7।
चलो ये नहीं है कोई क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है। इंडिविजुअल मतलब सीजीयू प्लस गुडविल है, सीजीयू प्लस कॉर्पोरेट असेट है, तो दूसरा कंसेप्ट पढ़ के ही होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक बार छोटा सा रिकैप पे लेते हैं किसका, सीजीयू का। सीजीयू क्या था सर? सीजीयू क्या था? कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट। इसका जो इम्पेयरमेंट था, इम्पेयरमेंट था, ये था एज अ होल। ठीक है, एज अ होल करेंगे हम, क्या क्या करेंगे हम? कैरिंग अमाउंट, अमाउंट ऑफ सीजीयू, ऑफ सीजीयू। ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू ले लेंगे और कंपेयर करेंगे। अगर कैश फ्लो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन मेरा रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर मेरा इम्पेयरमेंट होगा। और ये इम्पेयरमेंट मैं क्या करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस असेट को चार्ज करूंगा। असेट, असेट कौन सा? जो सीजीयू में जो असेट्स है ना उसको चार्ज करूंगा, बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट का रेशियो। कैरिंग अमाउंट का रेशियो, ठीक है। अगर इन समझो इसका रिपेयरमेंट लॉस सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर में अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव होगा, तो रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया सर, तो फिर इस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी लॉस रिकग्नाइज किया था उसको रिवर्स करूंगा सर। अब रिवर्सल कैसा होगा? अब मेरे बुक्स में कैरिंग अमाउंट जो दिखता रहेगा वो तो दिखता रहेगा। देन इन केस देयर वुड बी नो इम्पेयरमेंट लॉस, देन मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता सीजीयू का, वो देखूंगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कंसिडर कर लूंगा। दिस वाज व्हाट वी हैव स्टडीड इन सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। देन लेट्स मूव ऑन टू गुडविल। ठीक है, पार्ट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर देखेंगे कि अगर इन केस मेरा जो बिजनेस है उसमें गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे हम? ठीक है सर, उसका क्या करेंगे? क्या है सर? गुडविल एग्जिस्ट हो रहा है मेरे बिजनेस में। नॉर्मली गुडविल कैसे जनरेट होगा बताओ? गुडविल कैसे जनरेट होगा? या तो हम बिजनेस कर रहे हैं, परचेज। बोलो बोलो। यस मूव, बोलो। परचेज। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर इनकेस परचेस किया, परचेस इन द यानी सेंस कोई भी बिजनेस को एक्वायर किया मैंने, और जब एक्वायर करता हूँ तो फिर इन बिल्ड गुडविल आ जाता है। ठीक है, गुडविल आ जाता है एज पर वन इंडिया 103। अब यहाँ पे एक और चीज है, हम सेल्फ भी जनरेट करते हैं ना, जिसको हम बुक्स में दिखाते नहीं है, राइट? जिसको हम बुक्स में दिखाते नहीं है, तो फिर सिंपली ऐसे समझ लो परचेज है, लेकिन गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है मेरे बिजनेस में, इतना समझ लो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है। जब गुडविल एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे दो केस होगा, या तो अलोकेबल होगा टू, या तो अनअलोकेबल होगा। यानी नहीं समझा सर? अब समझो तीन असेट है यहाँ पे मेरे पास, ए है, बी है और सी है। क्या है सर? ए बी सी असेट्स है। यहाँ पे ये जो गुडविल है इसका इसका कैरिंग अमाउंट है, ये कैरिंग अमाउंट है 120 है एंड 140 है। तो ये जो गुडविल है ना, गुडविल, गुडविल, गुडविल इसमें अलोकेबल है। अलोकेबल यानी मैं इसको बाइफरकेट, गुडविल को बाइफरकेट कर सकता हूँ कि असेट का 30 है मेरा, जो बी का है वो 40 है, और सी का जो है ना वो 40 है। 30 30 40, ठीक है। ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, बाइफरकेट कर सकता हूँ, यानी इंडिविजुअल असेट को मेरा गुडविल जो है ना मैं अलोकेट कर सकता हूँ। जब मेरा असेट मैं जब अलोकेट करूंगा, तो फिर इसका कैसा ट्रीटमेंट करेंगे सर? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट लेगा, फिर उसके बाद गुडविल उसमें ऐड कर लूंगा, तो टोटल उसका वैल्यू कंप्यूट करूंगा। टोटल वैल्यू कंप्यूट कर लिया, टोटल वैल्यू कंप्यूट कर लूंगा। अब टोटल वैल्यू आगा, ये मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल होगा। ठीक है, आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल होगा। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, इसका रिकवरेबल अमाउंट देखूंगा। क्या देखूंगा सर? इसका रिकवरेबल अमाउंट देखूंगा, किसका? इंडिविजुअल असेट्स का। समझो इसका 120 है, इसका 110 है, इसका 190 है। ठीक है, इसका 120, 110, 190। अब यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट क्या मैं ये जो कैरिंग अमाउंट है इससे कंपेयर करूंगा, या फिर ये मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है उससे कंपेयर करूंगा सर? जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ गुड, आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल, उससे मैं कंपेयर करूंगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट। अब कंपेयर करने के बाद मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आएगा सर, आएगा कि नहीं? आएगा। जब इम्पेयरमेंट लॉस आएगा,
यहाँ पे मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है? बुक्स में दिख रहा है 130, बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 10, तो फिर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस 10 का है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे बुक्स में दिख रहा है 130, राइट? और यहाँ पे मेरे रिकवरेबल अमाउंट है 110, तो यहाँ पे 20 आ गया, बराबर। और यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट है 180 और रिकवरेबल अमाउंट है 90, तो फिर यहाँ पे जीरो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। तो यहाँ पे मेरा इम्पेयरमेंट लॉस निकल गया। वेरी सिंपल, क्या क्या मैं गुडविल सॉरी कैरिंग अमाउंट लिया, उसमें गुडविल ऐड कर लिया। क्यों गुडविल? गुडविल इज अलोकेबल। गुडविल मेरे इंडिविजुअल असेट को अलोकेबल है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड किया तो मेरा रिवाइज का कैरिंग अमाउंट आया आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है? ये मेरा गुडविल फॉर दी पर्पस इम्पेयरमेंट के लिए ये कंसिडर करूंगा कैरिंग अमाउंट, ठीक है? अब ये कैरिंग अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट कंसिडर किया, तो इसको इससे कंपेयर किया, मेरे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। ठीक है सर, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, लेकिन ये इम्पेयरमेंट लॉस का क्या करे क्या? तो इम्पेयरमेंट लॉस का हम क्या करेंगे, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी, अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, तो गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उस केस में सबसे पहले मैं जो ये इम्पेयरमेंट लॉस है गुडविल से एक साथ एडजस्ट करूंगा। यानी क्या, यहाँ पे गुडविल एग्जिस्ट कर रहा था क्या? हाँ सर, एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहा था ना, 30 और 40 था। तो क्या करूंगा, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है, ठीक है? इम्पेयरमेंट लॉस कितना है यहाँ पे? 10। क्यों नहीं चल रहा है पेन? एक मिनट, हाँ। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस कितना था? यहाँ पे 10 है सर, यहाँ पे 20 है सर, यहाँ पे 0 है सर। तो मेरा पहले, सबसे पहला मेरा रिमेनिंग गुडविल आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुडविल? 20, 10 और यहाँ पे 40 मेरा रिमेनिंग गुडविल है सर। समझा ये चीज? समझा ये चीज? अगर इन केस मेरे एक्विजिशन के टाइम में कुछ गुडविल जनरेट हुआ सर, वो गुडविल मैं चेक करूंगा कि वेदर इट इज अलोकेबल और नॉट, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख रहे थे अलोकेबल वाला पार्ट। अब अलोकेबल अलोकेबल वाला पार्ट है, यानी क्या, मैं ये जो गुडविल है, मेरा गुडविल है, वो मेरे जो असेट्स है या मेरे बिजनेस का ये यूनिट्स है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ क्या, अपोर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, सीजीयू 1 है, 2 है, 3 है, तो सीजीयू 1 को मैं एक पोर्शन कर सकता हूँ। एक रेशियो है मेरे पास, मुझे वो गुडविल अपोर्शन करना है। अगर इन केस मेरा गुडविल अलोकेबल है और अपोर्शन कर सकता हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होगा? आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट होगा वो कंसिडर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट। यानी क्या, आ जाओ यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे हम सर, डोंट वरी। गुडविल is debited in the books of accounts at the time of acquisition of business, ठीक है? इट नेवर जनरेट्स अ कैश फ्लो डायरेक्टली। डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कभी नहीं होता है। यानी क्या, क्या डायरेक्टली हमें कभी हेल्प नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली वो तो मेरा कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करता है। कैसे सर? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल में बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल जारा का समझो। जारा पता है ना? जारा, जो उसका जो है ना, मेरे यस सर। पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्या बोलते हैं उसको, लेडीज क्लोथ के लिए, वुमेन के लिए बहुत ज्यादा उसका ये चलता है। क्या चलता है उसका? कॉस्मेटिक्स हुआ, हैंडबैग्स हुआ, बहुत कुछ चलता है उसका, क्लोथ्स हुआ, ठीक है? वन ऑफ दी प्रीमियम ब्रांड्स है। ये प्रीमियम ब्रांड कैसे बना सर? वाई इज दिस प्रीमियम ब्रांड? क्योंकि ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? ड्यू टू ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो फिर ये जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जनरेट किया होगा, बराबर ना? जब स्टार्ट किया था जारा, तो छोटा कंपनी रहेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर इंटरफेस, फिर उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसके वजह से क्या किया, इतना प्रीमियम ब्रांड बन गया। ये पूरा क्या है? दिस इज नथिंग बट गुडविल ना। ये क्या कर रहा है? गुडविल। अभी मैं जाऊंगा और बोलूंगा कोई भी एक लोकल ब्रांड लूंगा और जारा लूंगा, तो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोकल ब्रांड अच्छा है कि जारा अच्छा है? जारा ही अच्छा बोलेंगे ना, क्यों? ड्यू टू इट्स गुडविल। ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली गुडविल इज हेल्पिंग जारा इनडायरेक्टली टू जनरेट कैश फ्लोस। तो फिर यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा हमें उसके लिए, बट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कैश फ्लोस फॉर अदर कैश जनरेटिंग यूनिट बाय सिनर्जी इफेक्ट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। वी शुड टेस्ट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एनुअली, बट इन टू डिफरेंट केसेस। यानी क्या, कि गुडविल जो है, हम दो तरफ, एलोकेबल अनअलोकेबल, बट इसके ऊपर हम देख के आए कि सर एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा ना। गुडविल जो आता है बिजनेस में, वो गुडविल, वो जो है वो इनडेफिनाइट लाइफ का होता है।
इनडेफिनेट लाइफ का होता है। इनडेफिनेट यानी इनफाइनाइट नहीं, इनडेफिनेट यानी इसका लाइफ डिटरमाइंड नहीं है। अब इनडेफिनेट लाइफ के केस में हम क्या करते हैं, एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, एनुअली क्या करेंगे, इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे और इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे और उसका देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इंडिविजुअल असेट का या इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट का ये कर रहा हूँ, तो फिर ये जो गुडविल है इसको मैं क्या करूंगा, उस कैश जनरेटिंग यूनिट्स में मैं अलोकेट कर दूंगा। ठीक है, उस कैश जनरेटिंग यूनिट्स में अलोकेट कर दूंगा और उसके बाद उसका इंपेयरमेंट चेक करूंगा। अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो सबसे पहले मेरे गुडविल को क्या करूंगा सर, एडजस्ट कर दूंगा। यानी क्या, पहले गुडविल से लेस होगा, पहले गुडविल से लेस होगा। गुडविल एग्जॉस्ट होने के बाद जो भी बचा कैरिंग अमाउंट है, जो भी बचा इंपेयरमेंट लॉस है, वो कैरिंग अमाउंट के साथ एडजस्ट करूंगा। उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया मैंने, देखो। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स आएगा, फिर उसके बाद गुडविल का रेशियो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग गुडविल, कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल। फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट होगा और जो भी होगा मेरा क्या होगा यहाँ पे, इम्पेयरमेंट लॉस रहेगा सर। चलो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अभी फिर से समझाता हूँ ना। जब तक नहीं समझता है, बॉडी में जाने दो पूरा कंसेप्ट को, तब जाके तुम्हें याद रहेगा। आ जाओ। हाँ, हो रहा है इसको। भूमि, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? क्लियर है। ओके, तो एग्जाम्पल, गुडविल इज, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सर? मेरे पास CGU 1 है, कैश जनरेटिंग यूनिट 1, जिसका मेरा कैरिंग अमाउंट पता है मुझे। क्या है, कैरिंग अमाउंट पता है। कैरिंग अमाउंट इज रुपीज 10 lakhs। मेरे पास CGU 2 है, जिसका कैरिंग अमाउंट है 15 lakhs का। वेरी सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पे गुडविल है बिजनेस में, गुडविल 8 लाख का गुडविल है मेरे पास, विच इज अलोकेबल इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कैरिंग अमाउंट की रेशियो में एलोकेबल है। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया होगा कौन से रेशियो में अलोकेट होगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कैरिंग अमाउंट के बेसिस में एलोकेशन कर रहा हूँ। देन कम्स द रिकवरेबल अमाउंट। क्या आ गया सर? रिकवरेबल अमाउंट। कितना है रिकवरेबल अमाउंट? CGU का 1, CGU 2, इसका है 12 लाख और इसका है 16 लाख। 12 लाख और 16 लाख। चलो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। क्वेश्चन समझ गया? क्वेश्चन समझ गया? मेरे पास कैरिंग अमाउंट है CGU 1 CGU 2 का। ठीक है, 10 lakhs 15 lakhs है। फिर उसके बाद मेरे पास गुडविल है, कितना, 8 लाख का है सर। और ये जो गुडविल है वो अलोकेबल है टू दी CGUs बेस्ड ऑन देयर कैरिंग अमाउंट्स। देन कम्स दी रिकवरेबल अमाउंट, भी पता है मुझे दोनों का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट पर्टिकुलर्स
CGU1 एंड CGU2। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुडविल है जो अलोकेबल है उसको मैं कैरिंग अमाउंट में अलोकेट कर दूंगा, और मेरा कैरिंग अमाउंट निकलूंगा आफ्टर द गुडविल, ठीक है, आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला मुझे कैरिंग अमाउंट पता है CGU1 का, CGU2 का। कैरिंग अमाउंट पता है सर कितना है, ये 10 lakhs का है, और ये है 15 lakhs का। इसमें ऐड करूंगा गुडविल, ठीक है, गुडविल ऐड करूंगा। मेरा गुडविल कितना है यहाँ पे, 8 लाख का है सर। 8 लाख का कैरिंग अमाउंट मुझे बांटना है। तो बताओ बांट के कितना आता है, 8 lakhs इंटू 10/25, और यहाँ पे 8 lakhs, राइट, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25। आंसर बताओ जल्दी कितना आएगा। बोलो, कैलसी नहीं है मेरे पास। 5 2 कितना आ रहा है। 1 मिनट, कैलसी लेके आया मैं। हेलो। डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10। भूमि हो गया नहीं, या फिर ऑडियो वीडियो अटक गया है। हेलो, अभी आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ हाँ। कितना है बताओ कैलकुलेट करके। ओके। 8 lakhs। 4,80,000। कितना। 3,20,000। 3,20,000। यहाँ पे थ्री लाख ट्वेंटी फोर लाख थाउजेंड एटी होगा, तो फिर थाउजेंड यहाँ पे 4,80,000 होगा। तो मेरा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, ये होगा 13,20,000, और ये कितना होगा, 19,80,000। यस, कैरिंग अमाउंट अलोकेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या गुडविल था, गुडविल को अलोकेट कर दिया मेरे कैरिंग अमाउंट में, असेट्स के CGU के कैरिंग अमाउंट में, और टोटल मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया सर। अब मुझे देखना है रिकवरेबल अमाउंट कितना है इनका। मेरा इसका रिकवरेबल अमाउंट देखना है। रिकवरेबल अमाउंट है इसका 11 lakhs, और इसका था 16 lakhs। तो बताओ बुक्स में मेरा कितना दिख रहा है, 13,20,000 सर, बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 11 लाख। तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस तो होगा ही ना, मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस तो होगा ही। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना रहेगा, 13,20,000 माइनस 11 lakhs, राइट। तो कितना है बताओ, 2,20,000। फिर उसके बाद ये 19,80,000, कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, इसके केस में कितना आएगा, 16,3,80,000। देखो कैलकुलेशन चेक करो भूमि। करेक्ट है। क्या किया यहाँ पे मैंने, मेरे पास कैरिंग अमाउंट था सर दोनों एसेट का, गुडविल अलोकेट किया,
देन उसके बाद मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल। तो उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट से मैंने क्या किया, कंपेयर किया। जब कंपेयर किया मेरा इंपेयरमेंट लॉस ये आया। अब बताओ ये इंपेयरमेंट लॉस डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, कैरिंग अमाउंट को चार्ज करूंगा क्या? जो डायरेक्टली कैरिंग अमाउंट है इसको चार्ज करूंगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। जब गुडविल एग्जिस्ट करता है तो फिर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गुडविल को एडजस्ट करूंगा, मेरा जो अभी लॉस है। अभी यहाँ पे गुडविल देखना पड़ेगा मुझे, कितना था गुडविल, था मेरा 3,20,000 एंड 4,80,000, बराबर। 3,20,000 और 4,80,000। और इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे 2,20,000 और यहाँ पे 3,80,000। ठीक है, तो एडजस्ट करूंगा तो मेरा यहाँ पे गुडविल आ जाएगा कितना, 1 लाख का गुडविल बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी 1 लाख का गुडविल बच जाएगा सर। समझा ये चीज? कोई डाउट है इसमें? यानी मैं असेट को चार्ज नहीं करूंगा। जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट में याद है क्या, अगर इम्पेयरमेंट लॉस आए तो क्या करते हम, अपने जो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में असेट्स को हम अपोर्शन करते थे, राइट? असेट्स को चार्ज करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल को चार्ज करेंगे, और उसके बाद भी कोई भी लॉस आता तो फिर क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम असेट्स को चार्ज करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे समझो, समझ रहा है ना? बोलो। इन केस अमाउंट इज, अगर रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे है, मेरा CGU 1 का होता है, CGU 1 का मेरा होता है 9 लाख का, 9 lakhs का CGU होगा। ठीक है। और CGU 2 का, CGU 2 का कितना हो सकता है, 16 lakhs का लिया था ना यहाँ पे मैंने, 14, हाँ। और 14 lakhs का मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट है सर। ठीक है। तो बताओ मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना था स्टार्ट में, कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट चेंज हो गया। अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल अलोकेट करने के बाद कितना था मेरा यहाँ पे, 13,20,000, 13,20,000 और 19,80,000। ठीक है, यही था ना? फिर उसके बाद अभी बताओ मेरा रिकवरेबल अमाउंट आ गया सर। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 9 lakhs और 14 lakhs। ठीक है। तो बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, कंप्यूट करके बताओ जल्दी। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा? 4,20,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,20,000। और सेकेंड वाले का, CGU 2 का? 5,80,000। वेरी गुड। देन अभी आएगा गुडविल। गुडविल है कितना सर हमारे पास? ऑलरेडी गुडविल, गुडविल देखो अलोकेटेड गुडविल कितना है, 3,20,000 एंड 4,80,000। 3,20,000 और 4,80,000, 3,20,000 मेरे पास गुडविल है। और यहाँ पे 4,80,000 है सर। ठीक है। तो अगर मैं गुडविल को अलोकेट कर लिया, यहाँ पे गुडविल को एलोकेट कर लिया, किसको, इम्पेयरमेंट लॉस को, तो यहाँ पे मेरा एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस बचेगा, बराबर ना? 4,20,000 का मेरे पास क्या है, लॉस है सर, इम्पेयरमेंट लॉस। और मेरा यहाँ पे गुडविल जो है 3,20,000 का है। तो फिर इन दोनों का एक्सेस मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस है 1 lakhs का, राइट? और यहाँ पे भी कितना है, 1 लाख का एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस है, बराबर। अभी गुडविल को एग्जॉस्ट कर लिया, किसको कर लिया, गुडविल को एग्जॉस्ट कर लिया। अभी गुडविल को एग्जॉस्ट करने के बाद ये जो अमाउंट बचा है, दिस वन, दिस वन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। यानी क्या, अब मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या होगा सर, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या होगा मेरा असेट का, ये तो क्या था, 1 मिनट इसको आने दो। यानी क्या, मेरा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होता बिफोर अलोकेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, बिफोर अलोकेशन ऑफ गुडविल जो कैरिंग अमाउंट था, उसमें से मैं ये लेस कर दूंगा सर। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट था मेरा कितना का, 10 lakhs का। ठीक है, 10 lakhs का ओरिजिनल था।
CGU1 एंड CGU2। ठीक है। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 10 lakhs था, माइनस, अभी क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है ना वो लेस कर देंगे, जो एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस है। तो मेरा यहाँ पे रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 9 lakhs का। ठीक है। और यहाँ पे ये 15 lakhs का था ना, ये 15 lakhs का, इसमें से लेस कर देंगे 1 लाख। तो फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा 14 lakhs। क्या ये चीज समझ में आया? अभी इसके पर बेसिस रिवाइज डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होगा। तो क्या किया सर, फिर से एक बार, समझ में नहीं आया क्या? गुडविल जो है मेरे बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो गुडविल है ये अलोकेबल है, अलोकेबल इन द सेंस, यानी मेरे असेट को, ये जो मेरा जो सीजीयू है या मेरा एसेट है इंडिविजुअल असेट, उसको मैं ये अलोकेट कर सकता हूँ इंडिविजुअली। अब जब इंडिविजुअली अलोकेट कर सकता हूँ तो फिर इस केस में क्या करूंगा मैं, मेरा कैरिंग अमाउंट निकलूंगा आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल, और ये कैरिंग अमाउंट यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट। यस नो? यस नो? तो फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट था ये वाला, सबसे पहला मेरा नॉर्मल ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, गुडविल को अलोकेट किया सर। यहाँ पे गुडविल का अलोकेशन रेशियो क्या था, कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, उसके लिए कैरिंग अमाउंट के रेशियो में मैंने अलोकेट कर लिया। ठीक है। देन उसके बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट यानी आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल आ गया। अब यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट, राइट, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपैरिजन के लिए। फिर उसके बाद उससे कंपेयर किया मैंने रिकवरेबल अमाउंट से। जब रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया तो फिर मेरा इंपेयरमेंट लॉस निकल के आया इतना, इतना मेरा इंपेयरमेंट लॉस निकल के आया। अब जो इंपेयरमेंट लॉस निकल के आया, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये गुडविल से एडजस्ट करूंगा। बराबर है कि नहीं सर? इसको गुडविल से एडजस्ट करूंगा। जब गुडविल से एडजस्ट करूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा, यहाँ पे गुडविल, एक्सेस गुडविल बच गया 1 लाख, 1 लाख, तो फिर ये ओके चलेगा, कुछ करने का नहीं आगे। क्यों? क्योंकि एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं है ना। बराबर। फिर उसके बाद आगे देखा था हमने, जिसका एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस अगर बच गया तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे हमने रिवाइज्ड एक और हमने रिकवरेबल अमाउंट लिया बेस्ड ऑन अबव एग्जांपल, और हमने देखा तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस 4 लाख 20 आया और 5 लाख 80 आया। बराबर। 4 लाख 20 और 5 लाख 80। अभी गुडविल देखूंगा तो गुडविल है मेरा 3 लाख 20 और 4 लाख 80 का। तो यहाँ पे बचेगा मेरा एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 1 लाख 1 लाख। ये 1 लाख और ये 1 लाख क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसके असेट के कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करेंगे, असेट के ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर लेंगे सर। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बोलो? Yes. यस। चलो, अभी एक और चीज देखेंगे हम, वन मोर थिंग। सर ये जो गुडविल है, यहाँ पे नहीं वहां पे देखते हैं, हमारे कंसेप्ट नोट्स में। हम्म। चलो सर, एक तो ये समझ गया कि मेरा गुडविल जो है अलोकेट होगा और उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस फर्स्ट होगा एडजस्ट। अभी समझो ऐसा कोई चीज हुआ जहां पे मेरा जो सीजीयू है, जहां पे मेरा सीजीयू है, सीजीयू का मेरा रिकवरेबल अमाउंट, CGU1 CGU2 समझ लो, दो सीजीयू है, और इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का रिकवरेबल अमाउंट जो है, रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन इम्प्रूव्ड। ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया सर। ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हुआ, यानी जो पहले मैंने क्या इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज किया था, उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। बराबर है कि नहीं? उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। अब जब रिवर्सल आएगा तो क्या हम जो गुडविल एडजस्ट किए थे, जो गुडविल हमने एडजस्ट किया था, क्या वो गुडविल को भी रिवर्स करेंगे क्या? यानी क्या, वो जो गुडविल हमने एडजस्ट किया था, समझो 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस था, 1 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस था, और मेरे पास 80,000 का गुडविल था, और मैंने एडजस्ट कर दिया, मेरा इंपेयरमेंट लॉस एक्चुअल असेट को चार्ज हुआ 20,000 का। तो क्या ये 80,000 को भी रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो फिर इन डेज 36 ने प्रोहिबिट किया है फ्रॉम रिवर्सल ऑफ गुडविल। गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हम, सिर्फ और सिर्फ असेट का जो है ना, जो इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कर सकते हैं, गुडविल का रिवर्सल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समझा ये चीज? कोई डाउट है? उसका कंपटीशन भी देख लेते हैं, गुडविल का रिवर्सल कैसे, गुडविल का रिवर्सल नहीं होता, नॉर्मली रिवर्सल कैसा होगा करके। ठीक है। ये तो गुडविल जब अलोकेबल होगा उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लो एक बार। क्या किया मैंने, शेयर ऑफ गुडविल को अलोकेट कर दिया मेरे तीनों असेट में, तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल, और उसके बेसिस में मेरा रिकवरेबल अमाउंट आ गया, और इम्पेयरमेंट लॉस। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट गुडविल फर्स्ट। सबसे पहले किसके अगेंस्ट होगा, गुडविल। फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट। ठीक है। उसके बाद होगा कैरिंग अमाउंट। तो फिर यहाँ पे देखो स्टेप्स इन्वॉल्व,
इन गुडविल एलोकेशन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल इज अलोकेटेड टू रिस्पेक्टिव सीजीयू ऑन दिस ऑन सेम रीजनेबल बेसिस। सॉरी ये सम है, हाँ सम रीजनेबल बेसिस, यानी क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना रेशियो में मैं अलोकेट कर सकता हूँ, कैरिंग अमाउंट में करूंगा या फिर उससे कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं उसके बेसिस में करूंगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट फॉर ईच सीजीयू सेपरेटली, मेरा क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना, कैरिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और वैल्यू इन यूज विच एवर इज बेनिफिशियल, वही करते हैं हम, वो करेंगे। फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस देखूंगा फॉर ईच सीजीयू सेपरेटली, हर एक के लिए अलग अलग देखूंगा। उसके बाद एडजस्ट करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस अगेंस्ट द गुडविल फर्स्ट, बट टू द एक्सटेंट ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर इन द गुडविल, मतलब जितना शेयर अवेलेबल है, जैसे हमने किया था ना 2,30,000 के अगेंस्ट 4,20,000 किया था, उसी के अगेंस्ट हम जितना शेयर है उतना ही हम गुडविल एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसके एक्सेस में नहीं कर सकते। इम्पेयरमेंट लॉस वन ऑफ वन सीजीयू कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द गुडविल ऑफ अदर, दूसरे एक के दूसरे हम एक के अगेंस्ट दूसरे का एडजस्ट नहीं कर सकते। अलोकेबल वाला पार्ट समझा है क्या, बोलो। हम्म, अलोकेबल वाला पार्ट समझा, कोई भी डाउट है? Yes, sir. हम्म, समझ गया। नो, बहुत लो आ रहा है तुम्हारा आवाज, फिर से एक बार आराम से समझ लेते क्या क्या किया आज के लेक्चर में, क्योंकि 3 मिनट का बचा है। आज के लेक्चर में क्या किया सर, हमने सबसे पहला सीजीयू का क्वेश्चंस किए थे, वो रिवाइज कर लिया सीजीयू क्या होता है। देन हम आ गए गुडविल में। गुडविल में यानी क्या है सर, गुडविल में हमने देखा था कि अगर मेरे गुडविल एग्जिस्ट करता है बिजनेस में, गुडविल कैसा आएगा सर, एक्विजिशन के थ्रू, राइट। जब मैं कोई भी बिजनेस को एक्वायर करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, गुडविल जनरेट होगा। अब गुडविल जो जनरेटेड है, ये जो गुडविल एज पर इंड एस 38 क्या रहता है, ये इनडेफिनाइट लाइफ का रहता है, इनडेफिनाइट लाइफ का रहता है। तो फिर उस केस में इसका इम्पेयरमेंट ईयर ऑन ईयर टेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज ईयरली इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गुडविल है तो उसको मैं देखूंगा क्या, कि ये अलोकेबल है या अनअलोकेबल है। तो फिर सबसे पहले मैं अलोकेबल पे आ गया। अब अलोकेबल यानी क्या, मेरे जो असेट्स है, असेट में मैं वो पर्टिकुलर जो गुडविल है उसको क्या कर सकता, अलोकेट कर सकता हूँ इन स्पेसिफिक रेशियो, गिवन रेशियो, जो भी गिवन रेशियो रहेगा उसमें कर सकता हूँ, ठीक है। अब अलोकेट करूंगा, यहाँ पे मेरा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट यूज नहीं करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट। जब कंपेयर करूंगा मेरा कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट, ये जो कैरिंग अमाउंट होगा ना, ये कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल रहेगा, जो ये कैरिंग अमाउंट है ये आफ्टर अलोकेशन ऑफ गुडविल रहेगा। उसके बाद मैं रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करूंगा। जब रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करूंगा तो फिर अगर इन केस मेरा रिकवरेबल अमाउंट कम है मेरा कैरिंग अमाउंट से, तो फिर उस केस में इंपेयरमेंट लॉस आएगा सर। जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो सबसे पहले जो इंपेयरमेंट लॉस है उसको क्या करूंगा, गुडविल से एडजस्ट करूंगा, ठीक है। कौन से रेशियो में, जो रेशियो असेट का है, सीजीयू का जो है, सीजीयू या असेट का जो गुडविल का रेशियो है, उसी के रेशियो में जितना गुडविल बन रहा है उसका, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल असेट का, जैसे यहाँ पे हमने देखा था। हम्म, यहाँ पे इसका गुडविल कितना बन रहा था, इसका रेशियो इतना बन रहा था, तो इसी के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, मेरा क्या इंपेयरमेंट लॉस एडजस्ट करूंगा। और जो भी एक्सेस है, जो भी एक्सेस पार्ट है वो क्या करूंगा सर, उसको मैं क्या करूंगा, वो मेरे कैरिंग अमाउंट कौन सा, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करूंगा, ठीक है। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करूंगा। क्या डाउट है तो बोलो, वेरी सिंपल। एक बार समझ गया ना तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा ये, ऐसा है, ठीक। होप सो समझ में आ गया। जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब वाले जो भी देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। कंप्लीटली फ्री एफआर क्लासेस है, तो तुम्हें नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन एमसीक्यू का कंपाइलेशन मिलेगा, और सून एक टेस्ट भी अपलोड करने वाला, अब तक जो इंडेक्स हुआ है ना उसके ऊपर एक टेस्ट अपलोड करूंगा, वो भी दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।